नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय 16 संख्याओं के साथ खेलना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर हम संख्याओं के साथ कई तरह के खेल खेलेंगे। तो उससे पहले हम संख्याओं को डिटेल में समझते हैं कि संख्याएँ कैसे बनती हैं, संख्याओं के क्या प्रकार हैं। तो जो संख्याओं के प्रकार है वह हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं। तो हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स, किसी भी चीज़ों को अगर आपको काउंट करने को कहें तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये भी हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्याओं में अगर आप 0 इंक्लूड कर देंगे तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 डैश डैश। अब आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक भी हम समझ चुके हैं क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। तो यहाँ लिखा है हमने -4, आगे डैश डैश है, -4 -3 -2 0 1 2 3 4 डैश डैश। ये सभी कहलाते हैं पूर्णांक। और अब आता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का पूरा एक चैप्टर अध्याय 1 में हम समझ के आए हैं। तो ये देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो Q नॉट इक्वल्स टू 0 फॉलो होगा यहाँ हमेशा, ये हम समझ ही चुके हैं। तो ये संख्याओं के प्रकार हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम समझेंगे कि संख्याएं बनती कैसे हैं। देखिए व्यापक रूप में संख्याएं, तो 2 अंकों वाली संख्याएं, जैसे ये कोई हमने उदाहरण लिया 50 है तो 52 है, तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 + 2 लिख सकते हैं। 50 + 2 50 और 2 52 हो जाएंगे। तो हमने 52 को लिख दिया 50 + 2। अब 50 को भी क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने 10 × 5 या 5 × 10 + 2। क्लियर। तो ये 52 को हमने कैसे लिख दिया, 10 × 5 + 2। अब ये 52 हम ये भी तो समझ चुके हैं कि 52 में ये क्या होता है, इकाई का अंक, और ये क्या होता है, दहाई का अंक। ये इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक। क्लियर है। अब इकाई का अंक और दहाई का अंक क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं इकाई का अंक मतलब इसके अंदर गुणा 1 करना है, दहाई का अंक मतलब इसके अंदर गुणा 10 करना है और इन दोनों को जोड़ना है, तब आपको दी गई संख्या मिल जाएगी। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है, दहाई के अंक में 10 का गुणा, इकाई के अंक में कुछ नहीं है मतलब 1 का गुणा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगी, दी गई संख्या मिल जाएगी आपको। तो संख्या कैसे बनी, ये जो 52 एक संख्या दी गई है वो कैसे बनी है हमको समझ में आ गया, इकाई का अंक प्लस 10 × दहाई का अंक। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा है, व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं, AB = tan A + B। tan A जो दहाई का अंक है उसके अंदर 10 का गुणा प्लस B करेंगे तो हमको दी गई संख्या मिल जाएगी। क्लियर। तथा BA, अगर इनको पलट दिया हमने, AB की जगह BA कर दिया, तो दहाई का अंक तो हो गया है B और इकाई का अंक हो गया है A। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, जो इसका दहाई का अंक है B उसमें 10 का गुणा करेंगे, तो ये कर दिया 10 × B प्लस इकाई का अंक। अब इकाई का अंक बन गया है A, तो इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा उसको क्या लिख देंगे हम, tan B + A। क्लियर। अब आती है 3 अंकों वाली संख्याएं, जैसे ये 351 है, तो ये कैसे बना, तो 351 क्या लिख सकते हैं, इसको 300 + 50 + 1 लिख सकते हैं। ये 350 और 1, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 3, मिल जाएगा 351। तो 351 को हमने लिख दिया 300 + 50 + 1। क्लियर है यहाँ तक। अब 300 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 300 इसको लिख सकते हैं 3 × 100, 3 × 100 300 आ जाएगा। ये जो 50 है इसको लिख सकते हैं 5 × 10, 5 × 10 करेंगे तो 50 आ जाएगा। और ये जो 1 है इसको लिख दिया हमने 1 × 1 लिख सकते हैं, तो 1 × 1 1 मिल जाएगा हमको। क्लियर। तो ये जो संख्या है यहाँ पर, ये तो इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक हो गया, और ये सैकड़ा अंक, सैकड़ा अंक में 100 का गुणा, दहाई अंक में 10 का गुणा, इकाई अंक में 1 का गुणा।
इन सबको करके अगर आप जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या हमको मिल जाएगी। तो देखिए कैसे बनी ये वाली संख्या 3 अंकों की, 300 प्लस 50 प्लस 1, 300 को लिख दिया 3 गुणा 100 प्लस 50 को लिख दिया 5 गुणा 10 प्लस 1 को लिख दिया 1 गुणा 1। आगे देखिए, व्यापक रूप में कोई भी 3 अंकों की संख्या आपको दी गई है A, B, C, तो यहाँ पर ये तो है इकाई का अंक, तो इकाई के अंक में 1 का गुणा है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 के गुणा करने से संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इकाई अंक ऐसे ही लिख दिया, प्लस जो दहाई अंक है यहाँ B है, तो B में दहाई अंक में 10 का गुणा होता है, प्लस सैकड़ा अंक में 100 का गुणा होता है। तो क्या आ जाएगा ये 100A प्लस 10B प्लस C। क्लियर? तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया जो 3 अंकों की अगर संख्या दी गई है तो वो किस प्रकार बनी होगी। क्लियर? इसी प्रकार अगर संख्या है CAB, क्रम बदल गए, तो अब सैकड़ा की जगह आ गया है C, तो C में 100 का गुणा होगा, ये C में 100 का गुणा होगा। दहाई में आ गया है A, तो A में 10 का गुणा होगा, 10A प्लस इकाई अंक पे आ गया है B, तो प्लस कर देंगे B। क्लियर? इसी प्रकार अगर ये क्रम हो BCA, तो सैकड़ा की जगह आ गया है B, तो B की जगह B इंटू 100 करेंगे तो 100 भी आ गया। दहाई की जगह C आ गया है, तो 10 गुणा C करेंगे, ये आ गया 10 गुणा C, और इकाई की जगह पे आया है A, तो ये प्लस कर दिया हमने A। क्लियर? तो यहाँ हमने ये समझा है कि 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या बनती कैसे है। तो यहाँ पर हम पूरा ये समझ चुके हैं कि संख्या क्या है, संख्या के प्रकार क्या है, और वो संख्या किस प्रकार बनी है। क्लियर? तो संख्याओं का हमने डिटेल नॉलेज ले लिया है। अब हम शुरू करेंगे संख्याओं के साथ खेलना। तो देखिए, संख्याओं के साथ खेल कैसे खेल सकते हैं हम संख्याओं के साथ में। तो यहाँ पहला है अंकों को पलटना। 2 अंकों की संख्या से हम शुरू कर रहे हैं अंकों का पलटना। किस प्रकार खेल सकते हैं? तो यहाँ 2 जने हैं, एक मीनाक्षी है और एक राहुल है। अब मीनाक्षी अंकों पर आधारित कुछ पहेलियाँ राहुल से पूछती है। कैसे? उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए उदाहरण, मीनाक्षी राहुल से कहती है, क्या कहती है? कोई 2 अंकों की संख्या सोचो। राहुल को मीनाक्षी ने बोला कि कोई 2 अंक की संख्या आप सोचो, तो राहुल ने सोची 49। क्लियर? अब इसके अंकों को पलट दो। अब मीनाक्षी ने कहा जो आपने संख्या सोची है उसके अंकों को पलट दो। पलट दो मतलब क्रम चेंज कर दो। आपने 49 सोची है तो उसको उल्टा कर दो, 94 कर दो। ये राहुल उसको बता नहीं रहा मीनाक्षी को, वो मन में कर रहा है जैसे जैसे वो कह रही है। आगे क्या है? अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। राहुल को उसने बोला अब आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो दोनों संख्या कौन सी? एक तो जो सोची थी 49 और एक इसके क्रम को बदलने पर प्राप्त हुई थी 94। इन दोनों संख्याओं को जोड़ो। तो जोड़ने पर हमको राहुल को मिला 143। अब मीनाक्षी बोलती है अब प्राप्त संख्या को 11 से भाग दे दो। तो राहुल ने जो उसको संख्या मिली इनको जोड़ने पर 143, उसको 11 से भाग दे दिया, तो उसको भागफल मिला है 33। अब मीनाक्षी ने राहुल से बोला, राहुल से कहती है कि ऐसा करने पर शेषफल आपको 0 मिला होगा। ये जो आपने भाग लगाया है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 11 का जो भाग लगाया है उसका आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ होगा, ऐसा उसने दावा किया। तो राहुल ने देखा कि वो बिल्कुल सही कह रही है, राहुल को वास्तव में शेषफल 0 ही प्राप्त हुआ। अब इसके अंदर मीनाक्षी ने कोई जादू नहीं किया है, तो इसमें मीनाक्षी की क्या ट्रिक है वो देखिए। मीनाक्षी की क्या ट्रिक रही इसमें उसको समझते हैं। तो 2 अंकों की संख्या सोचने को उसने बोला था। 2 अंकों की संख्या हमने मान ली कोई AB। अभी हमने समझा है कि 2 अंकों की संख्या बनती कैसे है। क्या कैसे बनती है? ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। दहाई के अंक में 10 का गुणा कर दिया प्लस B कर दिया। क्लियर? अब क्या किया? अंकों को पलटने पर AB संख्या सोची थी, अंकों को पलट दिया, तो जो B पीछे था वो आगे आ गया और A आगे था वो पीछे चला गया। तो अब पलटने पर संख्या प्राप्त हो गई हमको BA। अब BA में क्या हुआ? A तो हो गया इकाई अंक और दहाई अंक हो गया B, तो दहाई अंक में 10 का गुणा 10B प्लस A कर दिया हमने। क्लियर? आगे मीनाक्षी ने क्या कहा था? इन दोनों अंकों को, जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई है उनको जोड़ो। तो हमने क्या करा? ये और ये इन दोनों को जोड़ा, 10A प्लस B
पहली संख्या थी 10b प्लस a दूसरी को, इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 है और ये 11 है आ गया, प्लस 10b और ये b 11b आ गया, प्लस कर दिया हमने 11b। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 को हमने निकाल लिया बाहर कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ बचा है a प्लस यहाँ बच गया b, तो 11a प्लस b आया। अब मीनाक्षी ने क्या कहा था कि जो आपको जोड़ने पर संख्या प्राप्त हुई है उसको अगर आप 11 से भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। तो यहाँ हमको जोड़ने पर संख्या मिल रही है 11a प्लस b, जिसमें आप अगर 11 का भाग लगाएंगे तो 11 से 11 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारे पास a प्लस b। पूरा भाग लग रहा है, 11 से 11 कट रहा है, तो शेषफल अपने आप ही 0 प्राप्त होगा। तभी उसने दावा भी कर दिया था कि 11 से अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। तो समझ में आया। अतः प्राप्त योग सदैव 11 का एक गुणज है, जैसा कि मीनाक्षी ने दावा किया है। ये संख्याओं के साथ कैसे खेला समझ में आया। मीनाक्षी ने इन संख्याओं पर आधारित एक पहेली राहुल से पूछी। उसने बोला कि आप 2 अंकों की संख्या सोचो, फिर उनके अंकों को पलट दो, जब नई संख्या आपको मिल जाएगी उसको पुरानी संख्या में जोड़ दो, तो आपको जो योग मिलेगा उसको अगर आप 11 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल आएगा 0। तो इसमें उसने कोई जादू नहीं किया, उसके पीछे ये ट्रिक थी। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगली पहेली। अगली पहेली भी अंकों को पलटने पर ही आधारित है, पर अब संख्या है 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिए क्या हुआ, मीनाक्षी फिर राहुल से कहती है कि कोई 3 अंकों की संख्या सोचो, तो उसने सोच ली है 3, 5, 9। क्लियर। अब क्या बोल रही है, अब इन अंकों को उल्टे क्रम पलटते हुए लेकर नई संख्या बनाओ। उल्टे क्रम मतलब पहले थी 3, 5, 9, अब इसको उल्टे में लो 9, 5, 3, तो ये बन गई नई संख्या 9, 5, 3। आगे क्या बोलती है, अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये वाली बड़ी है, इसमें से छोटी संख्या घटाओ। तो ये माइनस किया तो उसको मिला 594। आगे क्या बोलती है, अब उत्तर को 99 से भाग दो, निश्चित रूप से शेषफल आपको 0 मिलेगा, ऐसा उसने दावा किया। तो राहुल ये सारा काम अपने दिमाग में सोच के कर रहा है। उसने करा, जब माइनस किया तो उसको 594 मिला। अब उसको बोला है कि इसको 99 से भाग दो तो आपको शेषफल 0 मिलेगा। जब इसने इसको 99 से भाग दिया तो भागफल 6 और शेषफल मिल गया उसको 0। इसके पीछे मीनाक्षी ने क्या ट्रिक अपनाई वो हम समझते हैं। इसमें मीनाक्षी की क्या ट्रिक है देखिए। 3 अंकों की संख्या ABC है, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये कौन सा अंक है, सैकड़ा अंक, तो सैकड़ा में 100 का गुणा तो 100 है। ये दहाई अंक, तो दहाई में 10 का गुणा 10 है, प्लस ये C क्या इकाई अंक, तो प्लस कर दिया हमने C। अभी हमने समझा था 3 अंकों की संख्या कैसे बनती है। आगे अंकों को पलटने पर ये संख्या क्या हो जाएगी, ABC अब हो जाएगा CBA, ये कर दिया CBA। ये भी कैसे बनी ये भी हम समझ सकते हैं। सैकड़ा में 100 का गुणा, C में 100 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, तो B में 10 का गुणा, प्लस इकाई अंक A। क्लियर। आगे क्या बोला है, घटाने पर प्राप्त होगा। अब हमको क्या बोला था उसने कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। तो यदि ऐसा है कि A बड़ा है C से, तो हम क्या करेंगे, इस A बड़ा है C से तो इसमें से ये वाली संख्या घटा देते हैं। तो ये हमने घटाया, ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दिया। तो ये क्या हो गया, 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C, चिन्ह बदल गए, ये माइनस 10B हो गया और ये माइनस A हो गया। क्लियर। 10B से ये 10B कट गए, तो ये बचा है 99A माइनस 99C। यहाँ कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ 99 है, यहाँ भी 99 है, तो ये कॉमन निकाल लिया हमने 99, ब्रैकेट में बच गया A माइनस C। क्लियर। यदि यहाँ पर हमने माना है A ग्रेटर देन C, यदि C बड़ा है A से, तब क्या हो जाएगा, बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाएंगे तो हमें मिलेगा 99C माइनस A। और यदि A और C बराबर है तो अंतर 0 हो जाएगा। तो इन तीनों ही स्थितियों में हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 99 ब्रैकेट के बाहर है, तो 99 से भाग लगाएंगे तो ये 99 से 99 कट जाएगा और उत्तर क्या मिल जाएगा, A माइनस C। इसका मतलब शेषफल नहीं बचेगा।
इसी प्रकार यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे तो भी 99 से 99 कट जाएगा और क्या उत्तर मिल जाएगा, C माइनस ए। तो शेषफल नहीं बचेगा, शून्य होगा। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक स्थिति में परिणामी संख्या 99 से विभाज्य है, इसलिए शेषफल शून्य प्राप्त होता है। क्लियर। तो इसमें मीनाक्षी ने कोई जादू नहीं किया, इसके पीछे की इसकी ये ट्रिक हमको अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं अगले प्रकार के खेल पर। दूसरा, दिए हुए 3 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनाना। अभी हमने समझा था पहले प्रकार के खेल में क्या कर रहे थे, संख्याओं को पलटना। अब हम कर रहे हैं 3 अंकों से 3 अंकों की संख्याएं बनाना। देखिए कैसे। मीनाक्षी राहुल से क्या कहती है, कोई 3 अंकों की संख्या सोचो। उसने ये सोची 237। अब क्या है, अब इस संख्या का प्रयोग 2 अन्य 3 अंकों की संख्याएं बनाने में इस प्रकार करो। यदि ABC संख्या सोची है तो क्या कर लो, पहली संख्या CAB बनाओ और अन्य संख्या बनाओ BCA। इस प्रकार से आप क्रम बदल के 2 अन्य संख्याएं बनाओ। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 723 और 372। इस हिसाब से आपको क्रम बदल के अन्य 2 संख्याएं बनानी है। तो उसने 237 सोचा था, दूसरी संख्या हो गई 723 और तीसरी संख्या हो गई 372। क्लियर। आगे मीनाक्षी क्या बोलती है, अब इन संख्याओं को जोड़ो, परिणामी को 37 से भाग दो। मीनाक्षी कहती है कि मेरा दावा है शेषफल शून्य होगा। अब क्या हुआ, 3 संख्याएं हो गई हमारे पास, जो सोची थी 237 और क्रम बदलने पर जो अन्य 2 संख्याएं प्राप्त हुई थी, उन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है। तो इसने जोड़ा, उसको मिला 1332। अब वह बोलती है कि जो आपको योग मिला है उसको आप अगर 37 से भाग देंगे तो शेषफल आपको शून्य मिलता है। तो परिणामी संख्या को 37 से उसने भाग लगा के देखा तो उसको उत्तर भागफल तो मिला 36 और शेषफल मिला शून्य। तो उसने जो बताया था सेम वैसा ही उसको उत्तर मिल रहा है, उसको शेषफल शून्य मिल रहा है। तो इसके पीछे इसकी क्या ट्रिक है, मीनाक्षी की क्या ट्रिक है, देखिए। ABC को आप लिख सकते हैं 100A + 10B + B, अभी हम समझ चुके हैं। अब हमने नई संख्या मिली CAB, क्रम बदल के, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100C + 10A + B हो गया। तीसरी संख्या मिली है BCA, 100B + 10C + A। ये तो समझ में आ ही गया। इन सबको क्या करना है, अब हमको जोड़ना है। तो हमने क्या करा, ABC + CAB + BCA किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 100A और क्या आ रहा है, ये 10 है और ये A, इन तीनों को जोड़ना ही तो है। तो ये 100 है, 10 है और ये A, तो 111 हो गया। ये 100 और ये 10, 110 और 111। ऐसे ही ये भी 111 होंगे, B भी, ऐसे ही C भी कितने होंगे, 111 होंगे। यहाँ पर ये C है, तो ऐसे ही C भी 111 हो गए। 111 सब में आएगा तो हमने 111 निकाल लिया बाहर कॉमन, तो बच गया अंदर A + B + C। ये समझ में आया। यहाँ पर देखिए ABC + CAB + BCA करेंगे तो हमको मिल रहा है 111A + 111B + 111C। सब में 111 है तो हमने 111 को निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बच गया, A + B + C। ये बच गया A + B + C। अब 111 को हम लिख सकते हैं 37 × 3। कैसे, देखिए 37 × 3 करके देख लीजिए। 7 × 21, हासिल आई 2, 3 × 9 और 2 11, तो 111 आ रहा है। तो 111 को ये लिख सकते हैं हम 37 × 3। जब आप इसको 37 से भाग दोगे, अब ये संख्या क्या मिल गई हमको, 37 × 3 A + B + C। इसको जब आप 37 से भाग देंगे तो 37 से 37 कट जाएगा और ये हमको भागफल मिल जाएगा। पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल अपने आप शून्य मिल जाएगा। तो यही ट्रिक इस मीनाक्षी ने काम में ली। तो यहाँ पर हमको ये मिला जो 37 से विभाज्य है। क्लियर, समझ में आ रहा है संख्याओं के साथ कैसे पहेली बनाई है। चलते हैं आगे। तीसरा, अंकों के लिए अक्षर। तीसरे प्रकार का क्या खेल हम खेल सकते हैं संख्याओं के साथ, तो यह है अंकों के लिए अक्षर। अब आपको क्या है, कुछ अंक गणितीय प्रश्न दिए होंगे, उसमें आपको कुछ अंक दिए होंगे और कुछ अक्षर दिए होंगे। तो आपको अब उन अक्षरों की जगह क्या अंक आना चाहिए ये पहचानना होगा, या उसको हल कर कर ये बताना होगा कि उस अक्षर की जगह क्या अंक आएगा। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ कुछ पहेलियाँ हैं जहाँ एक अंक गणितीय प्रश्न में अंकों के स्थान पर अक्षर होते हैं।
तथा समस्या यह ज्ञात करने की है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित करता है। आपको जो समस्या का हल है उसमें ये बताना है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित कर रहा है। अतः यह एक प्रकार से कोड को हल करने जैसी बात है। यहाँ पर क्या है, कोई कोड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं किसी अंक के स्थान पर अक्षर लिखकर। तो आपको ये कोड हल करना है कि ये जो अक्षर है वो किस अंक को निरूपित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसी पहेलियों को हल करते समय अपनाए जाने वाले दो नियम क्या हैं। ये नियम है कि पहेली में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए। एक अंक केवल एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो इसको एक बार हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है 7 + a बराबर दिया गया है 10। तब आपको पूछा गया है कि ये a क्या होगा बताइए। तो हम यहाँ पर देख के क्या पता कर रहे हैं कि यहाँ 7 में क्या जोड़ें कि 10 मिल जाए। तो इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। 7 + a बराबर 10 लिखा तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 10 - 7, पक्षांतरण कर दिया तो a का मान आ जाएगा 3। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपको अक्षर दिया गया है उसकी जगह अंक क्या आएगा 3। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहेली में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को निरूपित करेगा। यहाँ पर सिर्फ a बराबर 3 ही हो सकता है, इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। एक अक्षर एक ही अंक को प्रदर्शित करेगा या एक अंक एक ही अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर। ये तो बहुत सरल एग्जाम्पल था, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 5a + 87 यहाँ दिया गया है CB3। तो आपको यहाँ पर A, B, C इन सब की वैल्यू पता करनी है कि ये जो अक्षर हैं कौन से अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक अक्षर एक अंक को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए इसका जो इकाई वाला खाना है ये वाला, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है a + 7 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक कितना हो। यहाँ 3 आया है, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 3 और जो हासिल होगी वो ऊपर लगाते हैं, हम ऐसे ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a में 7 जोड़ रहे हैं और आ रहा है 3 मतलब आप ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका इकाई का अंक 3 है। तो 13 हो सकती है ऐसी संख्या। तो यहाँ 13 करना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 - 7। तो कितना आ जाएगा, ये a बराबर 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। तब ये देखिए पहेली का रूप कैसा बन जाएगा, एक ही जगह हमने क्या लिख दिया 6, ये हो गया +8, ये 7। तब ये देखिए 7 और 6 हो गए 13, हासिल आई 1, 8 और 5 13 और 1 14। तो इसका मतलब ये जो B है वो तो हो गया 4 और ये जो C है वो हो गया 1। तो ये हमने निकाल लिया पहेली का हल। A बराबर 6, B बराबर 4 और C बराबर 1। तो एक अक्षर एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए, ये नियम यहाँ पर फॉलो होगा। दूसरा नियम क्या दिया है कि एक संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता। जैसे कोई आपको संख्या दी है 63 तो इसको यही लिखेंगे 63, ना कि 063 या 0063 नहीं लिखेंगे। हमेशा संख्या को संख्या से ही 0 से 0 से शुरू नहीं किया जा सकता। तो ये दो नियम यहाँ पर फॉलो होंगे और हमको हल करना होगा दी गई पहेली को। इस प्रकार इन संख्याओं से खेल खेले जा सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर आपके पास एक और टॉपिक दिया गया है विभाज्यता की जांच। तो ये विभाज्यता की जांच हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। 10 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। तो अब यहाँ पर कक्षा 8 में फिर से ये टॉपिक क्यों दिया गया है, तो यहाँ हम समझेंगे। कक्षा 7 में तो हम डायरेक्ट नियम पढ़ते थे कि 10 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए। अब यहाँ हम समझेंगे इसका स्पष्टीकरण कि ऐसा नियम बना कैसे और क्यों बना। क्लियर। तो शुरू करते हैं। पहला 10 से विभाज्यता। देखिए 10 से विभाज्यता को समझते हैं। 10 के कुछ गुणज, 10 की टेबल आपको पता ही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये सब 10 के क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स या गुणज। 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 मिलेगा। ये सब क्या है 10 के गुणज हैं। 10 के कुछ अगुणज,
तो 13, 27, 32, 48 ये सब 10 के अगुणज है, क्योंकि इसके अंदर आप 10 का भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल प्राप्त होगा। क्लियर। आगे देखिए, यहाँ से क्या पता चलता है कि ऐसी संख्या है जिनकी इकाई का अंक शून्य है। सबके देखिए इकाई के अंक पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 10 के गुणज हैं जिनकी इकाई के स्थान पर शून्य है, वह सब 10 के गुणज हैं, तथा वे संख्याएं जिनकी इकाई का अंक शून्य नहीं है वे 10 के गुणज नहीं हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्या नियम बनता है विभाज्यता का, 10 से विभाज्यता का। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है तभी वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये नियम हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं अब यहाँ हम कक्षा 8 पे। देखिए क्या है, कोई संख्या दी गई है डैश 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 CBA, आगे भी कोई भी अंक हो सकते हैं, ये संख्या कितनी भी अंकों की हो सकती है। यहाँ हम लेके चलते हैं डैश डैश CBA। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, CBA मतलब ये हो गया इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक, ये हो गया सैकड़ा का अंक। तो ये डैश डैश तो आगे है ही, सैकड़ा में 100 का गुणा प्लस दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई का अंक, यही बनेगी संख्या। ये संख्या जो भी दी गई है कैसे बनेगी, इसी प्रकार बनेगी। अब हमको भाग लगाना है 10 से। क्लियर। तो अब हमने ये समझा था कि A + B + C, इसको आपको x से भाग लगाना है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, A/x + B/x + C/x कर सकते हैं। बाद में अगर आप जब इनको जोड़ोगे तो एलसीएम लेंगे x और फिर आ जाएगा A + B + C। क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि इनमें हमको भाग लगाना है। ये जो संख्या दी गई है उनको हमने इस रूप में लिख दिया और इसको भाग लगा रहे हैं हम। 10 से विभाज्यता चेक करनी है, मतलब 10 से भाग लगाएंगे। तो इस वाले भाग को आप 10 से भाग लगाएंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 100 आता है 10 की टेबल में, 10 × 10 100 होते हैं। फिर ये वाला जो भाग है यहाँ भी इकाई के स्थान पर आ रहा है 0, तो ये भी 10 से विभाज्य होगा। 10 से भाग लगाएंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और b मिल जाएगा। तो इस जो भी संख्या दी गई है उसकी विभाज्यता सिर्फ डिपेंड कर रही है इस पीछे वाले a पर, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो क्या होगा, उसमें भी यहाँ 100 का गुणा है, फिर आएगा 1000 वाला अंक तो 1000 का गुणा होगा, फिर 10,000 वाला अंक आएगा तो 10,000 का गुणा होगा। सबके पीछे आ रहा है 0, मतलब आगे वाले तो सब 10 से डिवाइड हो रहे हैं। तो विभाज्यता चेक करने में सिर्फ हमको परेशानी हो रही है इस a से। a के बारे में अगर हमको कुछ नॉलेज हो तो हम बता सकते हैं कि दी गई संख्या 10 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ a इकाई का अंक है, b दहाई का अंक है, c सैकड़े का अंक है। यहाँ 3 बिंदु ये दर्शाते हैं कि c के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। क्लियर। क्योंकि 10, 100 डैशेस 10 से विभाज्य हैं, इसलिए 10b 100c भी 10 से विभाज्य होंगे। ये हमको समझ आ गया है। जहाँ तक a का प्रश्न है, यदि दी हुई संख्या 10 से विभाज्य है तो a को भी 10 से विभाज्य होना चाहिए। ये तभी संभव है जब a बराबर 0 है। अब हमने ये देख लिया था यहाँ पर कि ये वाला 10 से विभाज्य है, ये 10 से विभाज्य है, इसके आगे अगर कुछ होता भी है तो वो भी 10 से विभाज्य है। तो डिपेंड कर रहा है a पर। अगर दी गई संख्या 10 से विभाज्य है, इसका मतलब इस a को भी क्या होना चाहिए, 10 से विभाज्य होना चाहिए। 10 से विभाज्य कौन कौन होते हैं, ये 10, ये 20, ये 30, और a क्या है, एक अंक है। तो ये अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी 10 से विभाज्य होगा। कौन कौन 10 से विभाज्य होते हैं, 0, 10, 20, 30, ये सब 10 से विभाज्य हैं। पर ये तो सब 2-2 अंकों की संख्या है, हमको तो a क्या एक अंक है, तो ये अंक निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यही इसका स्पष्टीकरण है। अतः कोई संख्या 10 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पर 0 है, मतलब a निश्चित रूप से 0 ही होना चाहिए, तभी दी गई संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा वह 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये स्पष्टीकरण समझ में आया। चलते हैं अगले नियम, अगले 5 से विभाज्यता चेक करते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में। 5 से विभाज्य होने के लिए जो इकाई अंक है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो यहाँ इस कक्षा में हम देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। देखिए 5 के गुणज क्या होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक बार इकाई के स्थान पे आया 5, फिर आया 0, फिर इकाई के स्थान पे 5, फिर आया 0। तो इकाई के स्थान पे या तो 5 आ रहा है या आ रहा है 0।
तो क्या लिखा है, हम देखते हैं कि इकाई के अंक 5 और 0 एक संख्या छोड़कर आ रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त इकाई के स्थान पर कोई अन्य अंक नहीं आ रहा है। तो यहाँ से नियम निकाला था, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्लियर? इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। कोई संख्या हमको दी है डैश डैश CBA, तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा, 100C + 10A 10B + A। ये समझ चुके हैं हम, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ हम देखते हैं ये वाला, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है। अब सब कुछ डिपेंड करता है इस पर। अगर दी गई संख्या 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब जो ये A बचा है वह भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। और ये 5 से विभाज्य कब होगा, यदि यहाँ पर 0 है तो 5 से विभाज्य होगा। यदि इसकी जगह है 5, देखिए यहाँ पर अगर 0 है, 0/5 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। इसके जगह अगर है 5 तो 5 से 5 कट जाएगा। क्लियर है? और ये तो अंक है, तो इसके अलावा अगर कुछ भी आता है 1 2 3 4 6 7 8 9 तो ये 5 से भाग नहीं लगेगा। तो दी गई पूरी संख्या का ही 5 से भाग नहीं लगेगा, कुछ शेषफल हमेशा बचेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखिए क्या लिखा है, चूँकि 10 100 डैश 10 से विभाज्य हैं, इसलिए 10B 100C भी 10 से विभाज्य होंगे तथा बाद में 5 से भी विभाज्य होंगे। 10 से विभाज्य है तो 5 से तो विभाज्य होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 2 लिखते हैं हम। जहाँ तक संख्या A का प्रश्न है, यदि संख्या 5 से विभाज्य है तो इसे भी 5 से विभाज्य होना चाहिए। अगर दी गई संख्या पूरी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये वाला भाग भी 5 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अतः A को या तो 0 या 5 होना चाहिए। जब अगर A 5 से विभाज्य है, इसका मतलब A या तो होगा 0 या होगा 5, तभी वह विभाज्य होगा। इसके अलावा एक अंक की संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये 1/5 करेंगे तो नहीं कटेगा, 2/5 करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3/5 होगा तो भी नहीं कटेगा। सिर्फ कब कट सकता है ये 5 से, जब ये A 0 हो या 5 हो। क्लियर? तो क्या लिख दिया आगे, अतः A को या तो 0 या 5 होना ज़रूरी है। क्लियर? ये इसका स्पष्टीकरण समझ में आया। चलते हैं अगले 2 से विभाज्यता पर। 2 से विभाज्यता भी हमने कक्षा 7 में समझी थी। ये हमने समझा था कि नियम क्या है। नियम हमने पढ़ा था कि यदि इकाई स्थान पर सम संख्या है, 0 2 4 6 8 10, 10 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, तो 0 2 4 6 8 अगर हो इकाई स्थान पर तो वह 2 से विभाज्य होंगे। ये समझा था हमने। इसका स्पष्टीकरण यहाँ देखेंगे हम। तो देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ये नियम हमने पढ़ा है। अब देखते हैं स्पष्टीकरण। देखिए क्या है, किसी भी संख्या डैश डैश CAB को प्लस डैश डैश, इसको ये सैकड़ा है, सैकड़ा का अंक है C, तो 100 × C कर दिया, प्लस दहाई अंक है, यहाँ पर कर दो B और इसको कर दो A, तो ये है डैश 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 CBA। तो ये क्या हो जाएगा, 100C + 10B + A के रूप में लिखा जा सकता है। ये हम समझ चुके हैं। इसके पहले 2 पद 100C, ये जो 100C है ये, और जो 10B है वह 2 से विभाज्य हैं। कैसे हैं देखिए, ये 100 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 50, फिर है 10, तो इसमें अगर आपने 2 का भाग लगाया तो ये आ रहा है 5। तो ये जो पहले 2 पद हैं संख्या 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि 100 और 10 संख्या 2 से विभाज्य होता है। इसलिए पहले 2 पद अगर विभाज्य हैं तो फिर डिपेंड करता है सब कुछ A पर। तो यदि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है तो इसे भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। ये तभी संभव है जब A बराबर क्या हो। ये देखो, ये आ गया 100C + 10B + A, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है इस A पर। A की जगह अगर आया 3 तो ये 3/2 तो नहीं है विभाज्य, तो A क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य कौन कौन होता है, 0 2 4 6 या 8। तो इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा A पर। तो A क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होने के लिए 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो समझ में आया कि जो 2 की विभाज्यता का हमने नियम कक्षा 7 में पढ़ा था वह कैसे आया था। क्लियर? चलते हैं 9 और 3 से विभाज्यता। अब ये थोड़ी अलग टाइप से
नियम बनेगा इसका। अभी तक जो भी हमने नियम पढ़े हैं 10, 5, 2, उन सब में हम सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान दे रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है। अब 9 और 3 की विभाज्यता थोड़े अलग टाइप से समझी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नियम क्या है। एक संख्या n, संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, अन्यथा ये 9 से विभाज्य नहीं होती। तो आपको जो भी संख्या दी है उसमें आपको करना होता है उसके अंकों का योग, और जो योग प्राप्त होता है वो 9 से अगर विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये नियम हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार का नियम होता है 3 के लिए भी। एक संख्या n संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अन्यथा यह 3 से विभाज्य नहीं होती। तो ये दोनों नियम हम कक्षा 7 में पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। देखिए कैसे समझते हैं इसको। यदि कोई संख्या दी है 3, 5, 7, 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3573 है, तो 3 गुणा 1000 करेंगे, ये कर दिया 3 गुणा 1000, 5 गुणा 100 किया, ये 5 गुणा 100, ये 7 गुणा 10 किया, ठीक है, और ये 3 इकाई का अंक है तो लिख दिया 3, विस्तार रूप में लिख दिया। अब जो ये 1000 है इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 1, यहाँ जो 100 है उसको लिख सकते हैं 99 प्लस 1, यहाँ जो 10 है इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 1, क्लियर, और प्लस 3 तो है ही, ये लिख दिया प्लस 3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा 999 करेंगे तो ये लिख दिया 3 गुणा 999, यहाँ किया 5 गुणा 99, ये लिख दिया 5 गुणा 99, यहाँ किया 7 गुणा 9, ये लिख दिया 7 गुणा 9। एक और अंक यहाँ पर क्या है, 3 गुणा 1 तो ये आया 3, 5 गुणा 1 तो आया 5, 7 गुणा 1 तो ये आया 7, और बचा है ये 3। तो इनको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ये सब प्लस में है तो इसलिए आगे पीछे हम कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि 9 या 3 से सभी विभाज्य होंगी। कौन कौन सी सभी, ये 9 से विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। कैसे, देखिए 3 गुणा लिखा है 9 9 9, 3 से अगर भाग लगाते हैं तो ये कट रहा है 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 से भाग लगा रहे हैं अगर हम तो ये 9 से तो कट रहा है 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये वाली जो संख्या है वो 9 और 3 दोनों से विभाज्य है। ये भी 9 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, जैसे 999 को देखा वैसे ही 99 भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। इसी प्रकार 7 गुणा 9 है तो ये भी 9 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो फिर डिपेंड हो रहे हैं हम इनके योग पर। ये क्या है, दी गई संख्या के अंकों का योग ही तो है। ये देखिए 3, ये +5, ये +7, ये +3। तो इसका मतलब अगर ये संख्या, इनको जोड़ने पर हमको ऐसी संख्या मिल जाए जो 3 या 9 से विभाजित हो, तो क्या होगा, जो पूरी संख्या है वह 3 और 9 से विभाजित होगी, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हम यह संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी यदि इनका योग संख्या 9 या 3 से विभाज्य हो, ये समझा। तो यहाँ पर वही नियम बना कि संख्या आपको जो दी गई है संख्या, उसके अंकों को जोड़ो, यदि वह योग 9 या 3 से विभाज्य होता है तो दी गई पूरी संख्या 9 या 3 से विभाज्य होगी, क्लियर। देखिए 3 + 5 + 7 + 3 18 होती है, संख्या 9 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। 9 दूनी 18 और 3 छंग 18, दोनों ही स्थितियों में कट रहा है ये पूरा पूरा। अतः संख्या 3 5 7 3 संख्या 9 और 3 दोनों से विभाज्य है, क्लियर। अब हमने क्या किया, संख्या लिए 3 5 7 6, इसको विस्तार रूप में लिख दिया, ये मिला। फिर 1000 को लिख दिया 999 + 1, तो हमको मिल गया 3 गुणा 999, 5 गुणा 999, 7 गुणा 9, प्लस ब्रैकेट में क्या बचा, ये 3 यहाँ से, यहाँ पर लिखा था 999 + 1, तो 3 गुणा 1 ये 3, यहाँ भी 5 गुणा 1 तो ये 5, यहाँ भी 7 गुणा 1 तो ये 7, और प्लस 6 दिया गया है। तो ये कट रहा है 3 और 9 से, ये कट रहा है 3 और 9 से, ये भी कट रहा है 3 और 9 से। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इनके योग पर। ये किसका योग है, दी गई संख्याओं के अंकों का योग ही तो है, 3 + 5 + 7 + 6। तो ये करने पर हमको मिलता है 21। तो 9 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता। इसका मतलब जो ये संख्या है वह 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ शेषफल मिलेगा। 9 और 3 की टेबल में 21 आता है, 3 7 21 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है वो 3 से पूरी विभाजित होगी और शेषफल 0 मिलेगा। तो ये हमने डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इनको जोड़ लेंगे
और ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंकों को जोड़ना है दी गई संख्या के। यदि वह योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। यदि वह योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यही इसका स्पष्टीकरण है। समझ में आया? तो देखिए, यदि संख्या CBA है तो इसको ये लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या किया, 100 और 10 को तोड़ दिया 99 + 1 और 9 + 1 में। तो ये मिल गया हमको 99C + 9B + ABC। आगे क्या किया, इन दोनों में 9 कॉमन है तो ये आ गया 11C + B + ABC। 3 और 9 से विभाज्य है ये, क्योंकि 9 को अगर 9 से भाग लगाएंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 × 9। तो ये पूरा जो भाग है वह 3 और 9 से विभाज्य है। अतः 9 या 3 की विभाज्यता तभी संभव है जब A + B + C 9 या 3 से विभाज्य हो। क्लियर? समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं पर आधारित होगी प्रश्नावली 16.1 और 16.2 जो हम आगे की वीडियोज़ में हल करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।